हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। ऑब्स्ट्रक्शन मतलब रुकावट, इंटेस्टाइन मतलब इंटेस्टाइन में कोई भी रुकावट आ जाती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन बोलते हैं। जेएनएम सेकेंडरी स्टूडेंट के लिए है और पीडियाट्रिक्स से। स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन। बबल ऑब्स्ट्रक्शन इज द मैकेनिकल और फंक्शनल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द इंटेस्टाइन। इसे हम लोग बाउल ऑब्स्ट्रक्शन भी बोलते हैं और मैकेनिकली रूप से और फंक्शनली रूप से क्या हो जाता है, इंटेस्टाइन में कोई रुकावट आ जाती है उसी को हम लोग इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन बोलते हैं। अब इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है तो क्या होता है, प्रिवेंटिंग द नॉर्मल ट्रांसिट ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द डाइजेशन। मतलब जो नॉर्मली रूप से जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं डाइजेशन के लिए जो ट्रांसिट हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं, वो क्या हो जाते हैं, प्रिवेंट हो जाते हैं, रुक जाते हैं। इट कैन अकर एट एनी लेवल, और ये किसी भी लेवल पे हो सकता है, वो चाहे डिजिटल हो, चाहे ड्यूडेनम हो, या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में हो, या फिर कोई मेडिकल इमरजेंसी हो। मतलब ये किसी भी लेवल पे ऐसा हो सकता है, चाहे डिजिटल में हो। अगर डिजिटल में ऑब्स्ट्रक्शन है तब भी प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो डाइजेशन के लिए नहीं ट्रांसमिट हो पाते हैं। ड्यूडेनम में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, या फिर इंटेस्टाइन में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, या फिर कोई भी मेडिकल इमरजेंसी है रिलेटेड टू इंटेस्टाइनल, तब भी ऐसा हो सकता है। तो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन में यही होता है कि जो हमारी इंटेस्टाइन होती है वहाँ पे अवरोध आ जाता है, वहाँ पे रुकावट आ जाती है, जिसकी वजह से जो खाना है वो पूरी तरीके से ट्रांसफर नहीं हो पाता है डाइजेशन के लिए। ठीक है। उसके बाद इसकी इटियोलॉजी है, कंजेनाइटल ऑब्स्ट्रक्टिव लीजन्स ऑफ द इंटेस्टाइन कैन बी व्यूड एज इंट्रेंसिक और एक्सट्रेंसिक। जो हमारा मतलब इसकी इटियोलॉजी जो है वो कंजेनाइटल ऑब्स्ट्रक्टिव लीजन्स होते हैं, कंजेनाइटल होता है ये, और जिसमें जो इंटेस्टाइन होती है उसे दो तरीके से देखा जा सकता है, एक इंट्रेंसिक और एक्सट्रेंसिक। इंट्रेंसिक में क्या होता है, एट्रेशिया हो जाता है। एट्रेशिया मतलब क्या होता है कि होल नहीं होना, अछिद्रता। स्टेनोसिस मतलब एक तरह से क्या होता है, स्टेनोसिस मतलब एक तरह से अब नॉर्मल जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं इंटेस्टाइन की वो क्या हो जाती है, नॉयरो हो जाती हैं। और एक्सटेंसिव में क्या, माल रोटेशन कंस्ट्रक्टिंग बैंड्स, मतलब जो हमारा एक्सटेंसिव में क्या होता है, माल रोटेशन हो जाता है कि जो हमारा इंटेस्टाइन होता है वो रोटेट हो जाता है, या फिर उसमें कोई दिक्कत आता है, कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, वहाँ के जो पैड्स वगैरह होते हैं वो क्या हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं। इसकी वजह से इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। मेनली कुछ जैसे कि स्मॉल बबल ऑब्स्ट्रक्शन और लार्ज बबल ऑब्स्ट्रक्शन। तो स्मॉल बबल ऑब्स्ट्रक्शन कैसे होता है, अडहेशन फ्रॉम प्रीवियस सर्जरी। अडहेशन मतलब कोई चीज चिपक जाना, प्रीवियस सर्जरी वगैरह हुई होगी तो अडहेशन हो गया होगा, चिपक गया होगा, स्कार्स वगैरह हो गए होंगे, उसकी वजह से हो जाता है। न्यूप्लास्ट मतलब जो न्यू कैंसरस सेल्स जो होती है उनका डेवलपमेंट होने की वजह से ऐसा हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। वल्वस मतलब क्या होता है कि ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है कहाँ पे, स्टमक, जो स्टमक और इंटेस्टाइन होती है वो क्या हो जाती है, ट्विस्ट हो जाती है, मुड़ जाती है, इसकी वजह से क्या हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। इंटेस्टाइनल अट्रेशिया, जो हमारी इंटेस्टाइन है वहाँ पे क्या होगा, अच्छिद्रता, मतलब वहाँ पे होल नहीं होगा, उसकी वजह से हो जाता है। उसके बाद लार्ज बबल ऑब्स्ट्रक्शन में क्या होता है, नियोप्लाज्म, सेम चीज, नई सेल्स जो कैंसरस सेल्स होती है उनका डेवलपमेंट होने लगता है। हर्निया में भी अगर हर्निया वगैरह प्रेजेंट है, मसल्स का प्रोट्रूशन वगैरह हो रहा है तो उसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है। इन्फ्लेमेटरी बबल डिसीज, अगर कुछ भी इन्फ्लेमेटरी इन्फेक्शन या कोई बबल डिसीज वगैरह है तब भी इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। अडहेशंस है, कुछ भी चिपका हुआ है, कोई स्कार्स वगैरह है तब भी हो सकता है। अगर पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन है तो इसका मतलब ये है कि कोई ऑब्स्ट्रक्शन है जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है क्लिनिकल फीचर्स। पेशेंट को अब्डोमिनल पेन होगा, दर्द होगा, अब्डोमिनल डिस्टेंशन, अब्डोमिन जो होगा वो डिस्टेंट हो जाएगा, मतलब फैल जाएगा या फिर बाहर की तरफ निकला हुआ दिखाई देगा। उसके बाद वॉमिटिंग, जो पेशेंट होगा उसे वॉमिटिंग, क्योंकि ऑब्वियसली सी बात है जो कुछ खा रहा है वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा तो बाहर ही आ जाएगा। कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, जब कुछ खाएगा ही नहीं तो क्या होगा, जब खाएगा ही नहीं तो कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस हैं। उसके बाद डिहाइड्रेशन, पेशेंट जो है वो डिहाइड्रेट हो जाएगा। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में हम लोग क्या करेंगे, ब्लड इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उसमें हम लोग सीरम ब्लड इलेक्ट्रोलाइट लेवल देखेंगे, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन चेक करेंगे, ग्लूकोज लेवल चेक करेंगे और सीबीसी वगैरह चेक करेंगे ब्लड लेवल को चेक करने के लिए। यूरिन एनालिसिस करेंगे आउटपुट और इनपुट या फिर कुछ भी देखने के लिए। स्टूल फॉर ऑकल्ट ब्लड, और इसके बाद हम स्टूल एग्जामिनेशन करेंगे, देखेंगे कि ब्लड जो स्टूल के साथ कोई ब्लड वगैरह तो ऑकल्ट मतलब नहीं आ रहा है। उसके बाद इमेजिंग स्टडी, एक्सरे वगैरह हम लोग करवाएंगे, देखेंगे कहाँ पे एट्रेशिया वगैरह है। अल्ट्रासोनोग्राफी भी हम लोग करके देखेंगे, ठीक है, अल्ट्रासाउंड भी करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है मैनेजमेंट।
सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्टेबलाइज द पेशेंट एंड मॉनिटर वाइटल साइन। सबसे पहले हम पेशेंट को स्टेबलाइज करेंगे, उसके बाद हम लोग उसका वाइटल साइन जो है वो मॉनिटर करेंगे। उसके बाद रिप्लेस फ्लूइड्स विद द डाइजेंट इंट्रावेनस रेसिसिटेशन यूजिंग आइसोटोनिक सोडियम क्लोराइड सोडियम और लैक्टेट रिंगर सॉल्यूशन। उसके बाद हम लोग रिप्लेसमेंट फ्लूइड थेरेपी दे देंगे, डेलीगेंट मतलब इंट्रावेनस देंगे, रेसिसिटेशन वगैरह अगर जरूरत है तो स्टार्ट कर देंगे। और हम लोग जो फ्लूइड दे रहे हैं वो आइसोटोनिक सोडियम क्लोराइड या फिर सोडियम या फिर लैक्टेट रिंगर सॉल्यूशन वगैरह जो है वो पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद ऑपोइड पेन रिलीवर्स में बी यूज फॉर पेशेंट विद द सीवियर पेन। अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन वगैरह हो रहा है तो हम लोग पेन रिलीवर्स या फिर पेन किलर एनाल्जेसिक्स वगैरह जो है हम लोग उसको देंगे या फिर उसके लिए पेशेंट के लिए यूज़ करेंगे ताकि जो उसका पेन है वो रिलीव हो जाए। उसके बाद एंटीबायोटिक में भी एडमिनिस्टर इफ द पेशेंट इज वॉमिटिंग। अगर पेशेंट ज़्यादा मात्रा में वॉमिट कर रहा है तो क्या करेंगे, हम लोग उसको एंटीबायोटिक्स देंगे, ठीक है, ताकि हम लोग उसको वॉमिटिंग से प्रिवेंट कर सकें। उसके बाद अर्ली बबल डिकम्प्रेशन विद द नाजोगैस्ट्रिक ट्यूब डिक्रीज द चांस ऑफ द एब्डोमिनल डिस्टेंशन वॉमिट्स एंड एस्पिरेशन। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में ये करेंगे बबल डिकम्प्रेशन विद द नाजोगैस्ट्रिक। हम लोग नाजोगैस्ट्रिक ट्यूब वगैरह जो है वो डाल देंगे। उसके बाद डिक्रीज द चांस ऑफ एब्डोमिनल डिस्टेंशन, जिसकी वजह से क्या होगा, नाजोगैस्ट्रिक ट्यूब डालने की वजह से जो भी एब्डोमिनल डिस्टेंस हो रहा है, वॉमिट्स वगैरह होगा, एस्पिरेशन वगैरह जो है उसके चांसेस जो है वो कम हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एडमिनिस्टर ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स विद द नेक्रोसिस और परफोरेशन इज सस्पेक्टेड। हम लोग उसको ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स वगैरह देंगे जब हमें लगेगा कि नेक्रोसिस मतलब नसूर वगैरह, परफोरेशन वगैरह अगर हमें लगेगा हो रहा है तो हम लोग उसको एंटीबायोटिक्स देंगे। उसके पेशेंट हु डू नॉट रिस्पॉन्ड टू नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट विद 12 to 24 आवर्स रिक्वायर सर्जिकल ट्रीटमेंट। उसके बाद अगर पेशेंट जो है वो नहीं रिस्पॉन्स कर रहा है 12 से 24 घंटे के अंदर अगर उसको कोई भी रिलीफ नहीं मिल रहा है तो हम लोग उस ट्रीटमेंट से तो हम लोग उसको सर्जरी जो है वो कर देंगे, जहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हुआ होगा उसको हम लोग रिमूव कर देंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, माल अब्जॉर्प्शन सिंड्रोम। ये नेक्स्ट टॉपिक है। डेफिनेशन, माल अब्जॉर्प्शन सिंड्रोम इज अ ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर मार्क्ड बाय सब नॉर्मल अब्जॉर्प्शन ऑफ डाइटरी constituents एंड दस एक्सेसिव लॉस ऑफ न्यूट्रिशन इन द स्टूल। माल अब्जॉर्प्शन सिंड्रोम में क्या होता है कि जो चीज़ें होती हैं वो ऑब्जॉर्ब नहीं हो पाती हैं, ठीक है, जो भी चीज़ें हम लोग खाते हैं वो अवशोषित नहीं हो पाती हैं। इज अ ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर, ये एक तरह का क्या है, डिसऑर्डर है। मार्क्ड बाय सब नॉर्मल अब्जॉर्प्शन डाइटरी कंस्टिट्यूशन, जो भी चीज़ हम खाते हैं वो पूरी तरीके से ऑब्जॉर्ब नहीं हो पाती हैं। एंड दस एक्सेसिव लॉस ऑफ न्यूट्रिशन इन द स्टूल, जिसकी वजह से क्या होता है, बहुत अधिक मात्रा पे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो क्या होने लगते हैं, स्टूल के द्वारा लॉस होने लगते हैं, निकलने लगते हैं। विच में भी डिफेक्ट इन डाइजेशन, ऐसा मेनली किसकी वजह से हो सकता है, अगर डाइजेशन में कोई डिफेक्ट है और म्यूकोजल अबनॉर्मलिटी और लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन। अगर म्यूकोजल में अबनॉर्मलिटी है या फिर कोई भी लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह है तब ऐसा होता है, ठीक है। तो ये थी डेफिनेशन। इसमें क्या होता है, अगर कोई जो भी हम लोग चीज़ें खा रहे हैं, जो भी न्यूट्रिएंट्स हम लोग खा रहे हैं, जो भी डाइटरी प्रोडक्ट्स हम ले रहे हैं वो पूरी तरीके से क्या अब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं वो सारे लॉस होने लगते हैं स्टूल के द्वारा। और ऐसा इसलिए हो सकता है मे बी म्यूकोजल अबनॉर्मलिटी की वजह से या फिर कोई भी लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से। कॉजेस क्या हो सकता है, माल अब्जॉर्प्शन अकर ड्यू टू सेवरल कॉजेस, बहुत सारे कॉजेस की वजह से हो सकता है, इंक्लूडिंग जैसे गॉल ब्लैडर में कोई प्रॉब्लम है या फिर पैनक्रियाटिक डिसीज हो सकती है, लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन है या फिर वैस्कुलर इंपेयरमेंट हो गया या फिर बबल रिसेक्शन हुआ है, मतलब बबल में 1-2 बार ऑपरेशन वगैरह हो गया है, तो ऐसा हो सकता है। तो मेनली ये कॉजेज हो सकते हैं, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाटिक डिसीज वगैरह की वजह से ऐसा हो सकता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मेनली क्या क्या हो सकता है, माल अब्जॉर्प्शन सिंड्रोम इज प्रेजेंटेड विद क्रॉनिक डायरिया। माल अब्जॉर्प्शन सिंड्रोम में क्या होता है, सबसे पहले जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होता है क्रॉनिक डायरिया, बहुत ज़्यादा पेशेंट को डायरिया कंडीशन होती है। उसमें क्या होता है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन होता है और फेलियर टू थ्राइव, मतलब सफलता से सफलता की ओर क्या होता है, पेशेंट जो है उसका सफलता से असफलता की ओर जाने लगता है और मालनरिश्ड वगैरह होने लगता है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, पेन वगैरह, पेट जो है फूला वगैरह दिखाई पड़ सकता है। अदर एसोसिएटेड फीचर्स, एनोरेक्सिया हो सकता है, उसको भूख नहीं लगेगी, फटिक मतलब थकान लगेगी, उसका वेट जो है लॉस हो जाएगा। डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ माल अब्जॉर्प्शन, डायरेक्टली जो चीज़ें होंगी माल अब्जॉर्ब्ड नहीं होंगी, विच लीड्स टू माल न्यूट्रिशन, जिसकी वजह से क्या होगा कि वो पेशेंट जो होगा माल नरिश्ड हो जाएगा, माल न्यूट्रिशन हो जाएगा, जिसकी वजह से ग्रोथ फेलियर हो जाएगा, बेबी जो है उसका अच्छे से ग्रोथ नहीं होगा। एंड क्रॉनिक डायरिया इज मैनिफेस्टेशन इन 3 मेजर कैटेगरीज। अगर क्रॉनिक डायरिया है तो मेनली 3 मेजर कैटेगरीज
सकती हैं। इम्पेयर डाइजेशन, डाइजेशन इम्पेयर हो जाएगा, रुक जाएगा। इंटेस्टाइनल माल अब्जॉर्प्शन, इंटेस्टाइन में अब्जॉर्प्शन नहीं होगा, अवशोषित नहीं होंगी चीज़ें। कार्बोहाइड्रेट माल अब्जॉर्प्शन, साथ में जो कार्बोहाइड्रेट हम लोग ले रहे होंगे वो भी अब्जॉर्ब नहीं होगा। इन्वेस्टिगेशन में हम लोग क्या करेंगे, हिस्ट्री ऑफ इलनेस, हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, मेनली किसकी वजह से ऐसा हुआ है। रिपीटेड स्टूल एग्जामिनेशन, 2-3 बार 4 बार हम लोग स्टूल एग्जामिनेशन करेंगे देखने के लिए कि कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट से कार्बोहाइड्रेट वगैरह जो है स्टूल के साथ आ रहे हैं, वो चीज़ देखेंगे। फीकल फैट स्टडीज, उसके बाद हम लोग फीकल फैट स्टडीज करेंगे, क्या देखने के लिए कि जो हमारा हम लोग इसमें ये देखेंगे, फीकल फैट स्टडीज़ में हम लोग ये करेंगे कि देखेंगे कितने अमाउंट ऑफ फैट जो है वो हम फीसस में स्टूल में आ रहा है। उसके बाद हम लोग इंटेस्टाइनल बायोप्सी करके भी देखेंगे कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह तो नहीं है। उसके बाद मैनेजमेंट, सबसे नर्सिंग मैनेजमेंट में हम लोग क्या करेंगे, नर्सिंग मैनेजमेंट शुड बी प्लान अकॉर्डिंग टू फाइंडिंग ऑफ नर्सिंग असेसमेंट। हम लोग नर्सिंग मैनेजमेंट है वो किसके अकॉर्डिंग प्लान करेंगे, नर्सिंग असेसमेंट के अकॉर्डिंग प्लान करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है द इम्पॉर्टेंट असेसमेंट इंक्लूडिंग डेली इनटेक एंड आउटपुट, डेली वेट, वाइटल साइंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्टूल। हम लोग जो इंपॉर्टेंट असेसमेंट होगा वो क्या करेंगे कि डेली वो कितना इनटेक कर रहा है, कितना आउटपुट निकाल रहा है, डेली वेट चेक करेंगे, वाइटल साइंस चेक करेंगे और स्टूल का कैरेक्टरिस्टिक्स भी चेक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है इंप्रूवमेंट ऑफ न्यूट्रिशनल स्टेटस बाय द अप्रोप्रिएट डाइट। हम लोग उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस इंप्रूव करेंगे उसको अप्रोप्रिएट डाइट वगैरह देके। उसके बाद रिस्टोरेशन ऑफ द फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बाय द ओरल एंड पेरेंटल थेरेपी। उसके बाद हम लोग उसको फ्लूइड देंगे, ओरली देंगे और पेरेंटल थेरेपी से देंगे या फिर आईवी वगैरह देंगे। और किस लिए देंगे, हम लोग इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करने के लिए। उसके बाद कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग रिकॉर्डिंग ऑफ द पेशेंट कंडीशन। उसके बाद हम लोग पेशेंट की कंटिन्यूअस कंडीशन को मॉनिटर करते रहेंगे और रिकॉर्ड करते रहेंगे। उसके बाद रिलीफ ऑफ पेन बाय मेडिकेशंस, फॉलोवर पोजीशन, कंफर्ट, एनाल्जेसिक एंड एंटीडायरियल एजेंट्स एडमिनिस्टर्ड एज ए प्रिस्क्राइब। हम लोग पेन को रिलीव करने के लिए मेडिसिन देंगे, उसको फॉलोवर पोजीशन देंगे, कंफर्टेबल पोजीशन देंगे, एनाल्जेसिक्स देंगे पेन को रिलीव करने के लिए, एंटीडायरियल एजेंट्स देंगे और ये सारी चीज़ें जो एनाल्जेसिक हो गया, एंटीडायरियल एजेंट्स हो गया, मेडिकेशंस वगैरह जो हैं वो हम लोग डॉक्टर के कहने पे ही एडमिनिस्टर करेंगे। उसके बाद मेंटेन्स द स्किन इंटीग्रिटी स्पेशली ऑफ द पेरिनियल एरिया, क्योंकि पेशेंट जो है बार बार स्टूल पास आउट कर रहा है, डायरिया हो गया, तो जितनी बार वो जाएगा तो हो सकता है कि वो जो पेरिनियम एरिया है बार बार धुलने की वजह से वहाँ पे इंटीग्रिटी हो जाए, फट जाए, स्कार्स वगैरह आ जाएँ, तो उसके लिए हम लोग पेरिनियल एरिया को स्पेशली स्किन इंटीग्रिटी से मेंटेन करेंगे, वहाँ पे लोशन वगैरह अप्लाई करेंगे। उसके बाद हेल्थ एजुकेशन टू द पेरेंट्स अबाउट द जनरल क्लीननेस। उसके बाद हम लोग हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे पेरेंट्स को। सबसे पहले हम उनको क्लीननेस के बारे में बताएंगे कि आप पेशेंट का पर्सनल हाइजीन मेंटेन करिए। न्यूट्रिशन के बारे में बताएंगे कि हेल्दी डाइट्स दीजिए। हाइड्रेशन, डेंजरस साइंस, हम लोग हाइड्रेशन से रिलेटेड उनको बता देंगे कि बेबीज़ को इलेक्ट्रोलाइट मेंटेन करना है, ओरली सब चीज़ें। होम केयर एंड फॉलोअप, होम केयर के बारे में बताएंगे और फॉलोअप के लिए बोलेंगे कि जब भी पेशेंट को नेसेसरी हो मेडिकल हेल्प के लिए तो हम उसे आप तुरंत उसको फॉलोअप के लिए लेके आए। थैंक यू सो मच। ये था आज का टॉपिक। अगर आपको इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप हमसे क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।